हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इसी में। जहां हमारी पूरी टीम की कोशिश है कि आपकी स्टडी को एक इजी से इजी वे दिया जा सके ताकि आपके सरकारी नौकरी प्राप्त करने का सपना साकार हो सके। दोस्तों आज की क्लास जैसा आपको दिख रहा होगा पारिस्थिति एवं पर्यावरण पर आधारित होगी। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 रिलीज हो चुका है और आज है पार्ट 3। दोस्तों ये शिक्षक की परीक्षाओं के साथ साथ आपके जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलो बिना देर किए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है। दोस्तों पहले इस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को रट लीजिएगा, अमूमन ये एक या दो एग्जाम के बाद रिपीट होता रहता है। तो आपका जो आंसर है इसके लिए है वो है एक सींग के गैंडे के लिए। जिसकी नाक पे एक सींग होता है उसी के लिए ये फेमस है। तो देखिए नीचे आपने पिक में दे रखा होगा, ये मैंने एक सींग के गैंडे की क्या ले रखी है, फोटो ले रखी है। अब जो काजीरंगा पार्क है उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपन जो अपने एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है वो दो बातें। एक तो इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, तो देखिए काजीरंगा को वर्ष 1905 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया था। और दूसरा ये है कहाँ पर, तो ये आपके असम में स्थित है। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए क्या कह रहा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मध्य असम में स्थित है। इस उद्यान में भारतीय एक सींग वाले गैंडे राइनो का निवास है। काजीरंगा को वर्ष 1905 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। क्लियर है, यहाँ से इतना इंफॉर्मेशन आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपके लिए कह रहा है कि राजीव गांधी उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो राजीव गांधी उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार आया हुआ है आरपीएससी में। तो आपका आंसर होगा राजस्थान में स्थित है। अब राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, चलो इसके बारे में कर लेते हैं। तो राजस्थान राजीव गांधी उद्यान राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर, उदयपुर में, ध्यान रखना। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि उदयपुर में कौन सी झील है, तो देखो यहाँ पर आ गया, यह फतेह सागर झील के नजदीक स्थित है। यानी उदयपुर में कौन सी झील है, फतेह सागर झील। दोस्तों क्वेश्चन से क्वेश्चन का लिंक करना सीखिए। तो फतेह सागर के पास क्या आ गया, राजीव गांधी उद्यान, और कहां पर है, राजस्थान में स्थित है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक दो बार ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर अपनी नोट डाउन कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। देखिएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, यानी जो रणथंभौर था उसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया। तो आपका आंसर है 1980 में। कौन से में, 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। चलो इसके बारे में डीपली अपन अध्ययन करते हैं। रणथंभौर को भारत सरकार द्वारा 1955 में सवाई माधवपुर खेल अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। यानी जो अभ्यारण्य था पहले इसे किसके रूप में स्थापित किया था, खेल के रूप में, लोग इंटरटेनमेंट करने जाते थे। लेकिन 1973 प्रोजेक्ट में से टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। लेकिन जैसे 1973 73 आई तो इसे किसके लिए रिजर्व कर दिया, टाइगर के लिए, यानी टाइगरों का के लिए इसे सीमित क्षेत्र कर दिया गया। और 1 नवंबर 1980 को रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। कौन से को, 1 नवंबर 1980 को। 1984 में समीप के जंगलों को सवाई मानसिंह अभ्यारण्य एवं केला देवी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। देखो 1984 में इसके पास दो अभ्यारण्यों ने उसको कौन कौन सा नाम दे दिया, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य और दूसरा केला देवी अभ्यारण्य घोषित कर लिया गया। तो यहां से दो बात और कर लेना कि क्वेश्चन पूछ सकता है केला देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो आंसर आ जाएगा आपका राजस्थान में। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो कृपया इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपने अगर मेरी क्लास देखी हो कंटिन्यूसली तो आंसर अपने आप आ गया होगा। मैं लगभग इस क्वेश्चन को दोहराता हूं क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है, तो दोस्तों फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर, उत्तराखंड में। चलो इसकी पूरी डिटेल लेते हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक फूलों की घाटी का नाम है। किसका, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक फूलों की घाटी का क्या है, नाम है, जिसमें अंग्रेजी वर्ड में वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं।
यह भारतवर्ष के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में है। कहाँ पर? अगर राज्य पूछ रहा है तो कहाँ पर आएगा? उत्तराखंड। अगर जगह या जिला पूछ रहा है तो कहाँ पर आ जाएगा? गढ़वाल। ध्यान रख लीजिए इसको। यह फूलों की घाटी विश्व संगठन यूनेस्को द्वारा 1982 सन में विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी अभ्यारण्य एवं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है। यानी यहां से एक बात समझ लेना, देखो आपको डायग्राम में दिख रहा है कितनी मनमोहक, आपको देखो कितना प्यारा दृश्य दिख रहा है, ये ही है फूलों की घाटी। इसे विश्व धरोहर के रूप में कब चुना गया? तो 1982 में इसे विश्व धरोहर यूनेस्को द्वारा क्या किया गया? इसे विश्व धरोहर के रूप में चुना गया था। कौन से सन में? 1982 में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वापस रिपीट कर रहा हूं, फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए क्या कह रहा है? राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर आप हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट कह रहे हो, दोस्तों मैं लाया ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हूं जो किसी न किसी एग्जाम में रिपीटेड है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है? राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर होगा राजाजी पार्क आपके लिए एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एशियाई हाथियों के लिए। देखिए ये दिख रहा है आपको जूम करके देखिए, ये है राजाजी पार्क जो एशियाई हाथियों के लिए फेमस है। चलो इसके बारे में एडिशनल थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं अपन लोग, इसमें क्या है। तो देखिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। कहां पर है? उत्तराखंड में है। 1983 में पहले इस क्षेत्र में फैले जंगलों में 3 अभ्यारण्य थे। कितने अभ्यारण्य थे? 3। यानी 3 अभ्यारण्यों को मिलाकर एक अभ्यारण्य बनाया गया है, ठीक है। राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला। कितने राज्य कौन कौन से थे? वापस रिपीट, देखिए वापस नाम रट लीजिए दोस्तों। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां आपको रटना कंपलसरी है। राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला, ये 3 उद्यानों को मिलाकर एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। 1983 में इन तीनों को मिला दिया गया और महान स्वतंत्रता सेनानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, किसके नाम पर? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर इसका नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि उत्तराखंड में स्थित राजाजी पार्क किसकी स्मृति में बनाया गया है, किसकी स्मृति में नाम रखा गया है? तो आपका आंसर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्लियर है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान अपने यहां आने वाले जाने वाले हाथियों की संख्या के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। यहां पर हाथियों की संख्या बहुत अधिक में पाई जाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास में मजा आ रहा होगा, तो लाइक तो बनता है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा चित्र आपको दिख रहा होगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? एमपी का। तो आंसर आ जाएगा दूधराज और शाहबुलबुल। तो कितना प्यारा फोटो आपको सामने दिख रहा है, ये है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है इसमें, इससे क्वेश्चन क्या क्या रिलीज हो सकते हैं आपके पास। मध्य प्रदेश के इस राजकीय पक्षी का नाम क्या है? दूधराज है। दूध मतलब सफेद। दूधराज को और भी नामों से जाना जाता है। इसे शाहबुलबुल, महारानी, हुसैनी, बुलबुल, टेटनी के नाम से भी जाना जाता है। दूधराज पक्षी को अंग्रेजी में पैराडाइज फ्लाई क्लचर के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसको इतने नाम से जाना जाता है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके से आ जाए, इसका दूसरा नाम दे दिया है, लेकिन इसको जो आम भाषा में जाना जाता है उसके नाम जाता है दूधराज, या फिर इसे शाहबुलबुल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने हाजिर है। टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है? तो टाइगर राज्य कहा जाता है एमपी को, यानी मध्य प्रदेश को। क्लियर है। तो देखिए क्या क्या अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? तो एशियाई खेल, चलो आपने गुजरात का स्लोगन देखा होगा, जो पर्यटन है उसमें शेरों की ओर, तो ये कहाँ है? ये गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात है। कहाँ पर? गिर वन। ध्यान रखना, जो एशियाई और बब्बर शेरों के लिए क्या है? फेमस है। नीचे देखिए कितना, ये मैंने जो पिक ली है एशियाई शेरों के लिए। अब इस जो गिर वन है इसके बारे में कुछ अपन एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन डीपली चला जाता है, अपन पढ़ के भी उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। तो दोस्तों स्टडी इजी भी आपसे वादा करता है कि क्वेश्चन कहीं से पुट अप हो, आंसर आएगा आपके इसी क्लास में से। तो देखिए क्या कह रहा है। गिरी नेशनल पार्क
एशियाई शहरों का शाही साम्राज्य एवं वन्य जीवों में से एक अधिकांश के लिए एक आदर्श निवास स्थान है। इस क्षेत्र को बहुत खूबसूरत वातावरण एवं स्था आकृति पर उपस्थित के साथ क्षेत्र का वास्तविक में इसका असली महत्व मिला है। गिरी नेशनल पार्क, सारंगगिरी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस, सासनगिरी, सासनगिरी, यानी या तो ये आपको गिरी बोल सकता है गिरी नेशनल पार्क, या बोल सकता है सासनगिरी या गिरिवन के रूप में भी जाना जाता है। इसे 3 नाम बता दी, कौन कौन से? एक तो देखो गिरी नेशनल पार्क, क्लियर है। दूसरा देखो मैं वापस कर देता हूं, एक तो कौन सा है? गिरी नेशनल पार्क, तो भी इसका नाम सासनगिरी या फिर गिरी वन के रूप में इसे जाना जाता है। यह गुजरात में वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। कितने में? 165 ईस्वी में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी गुजरात में। ठीक है, तो यहां से इतना आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र को साहिद्रिक कहा जाता है? साहिद्रिक किसे कहा जाता है? आपको इसका आंसर बताना है। तो आपका आंसर होगा पश्चिमी घाट। किसको कहा जाता है? पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट के लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, पश्चिमी घाट में कौन से क्षेत्र के बारे में ये बात कर रहा है। तो देखिए यहां से, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या साहिद्रिक कहते हैं। क्लियर? इंपोर्टेंट है दोस्तों, आपके स्टडी जी भी कह रहा है कि ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दक्कनी पठार के पश्चिम किनारे के साथ साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है। अब इंपोर्टेंट देखो क्वेश्चन यहां से बन गया, ये जो आपका मैंने ब्लॉक किया ये रहा, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरद्वीप, कहां तक? ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरद्वीप तक इसकी क्या है? दक्षिणी पश्चिमी पठार कहलाता है। कौन सा कहलाता है? पश्चिमी तट, यानी ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरद्वीप तक। इसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर दोस्तों क्लास समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कौन जो सोशल मीडिया उस पर इसको शेयर भी करें। ठीक है, चलिए अगला देखिए, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी स्थल कौन सा है? आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर वही होगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी स्थल है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपका कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है दोस्तों वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। किसकी है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो देखो यहाँ पर जो एक दृश्य बनता है वो मैंने यहाँ पे एक कैप्चर कर रखा है। देखिए यहाँ पे पूर्वी और ये मिल रहा है, पूर्वी घाट और पश्चिम घाट का मिलन हो रहा है। देखिए बिल्कुल कितना मनमोहक इस तरफ आपको दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके मनमोहक के साथ में एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो क्या क्या देखिए। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी है। कौन सा है? नीलगिरी है। पूर्वी घाट भारत के दक्षिण में पूर्वी समुद्र तट के समांतर फैला हुआ है, जबकि पश्चिमी घाट दक्षिणी भारत के पश्चिम समुद्र तट के सहारे फैला हुआ है। नीलगिरी की पहाड़ियां पूर्वी और पश्चिम घाट को मिलाती हैं। देखो साफ साफ है, कौन सी पहाड़ियां? नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की में के दक्षिण में अनामलाई, कौन सी? अनामलाई की पहाड़ियां हैं जो पाल घाट की दरारें द्वारा नीलगिरी से अलग होती हैं। अब तुमसे पूछे पाल घाट की दरारें कहाँ स्थित हैं तो आप बता सकते हो इसको। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन आपका देखो क्या आता है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका आता है, जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है। कौन सा? जंगली गधा अभ्यारण्य। तो ये कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसके बारे में हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। तो जो विद्यार्थी चैनल पर पहले आए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए तो ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। चलो इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है। गुजरात के कच्छ के रण में, कहाँ पर? कच्छ के रण में स्थित जंगली गधा अभ्यारण्य भारत का सबसे बड़ा जीव अभ्यारण्य है। तो ये कहां पर रहता है? कच्छ के रण में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का पहला
ध्यान के भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और इसे कब अवस्थित किया गया था? दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान या सबसे पुराना उद्यान जिम कॉर्बेट उद्यान है। कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लगभग एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसमें से। और ये 1936 में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था या अवस्थित किया गया था। अब इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, चलो एक बार इसकी इंफॉर्मेशन अपन ले लेते हैं। तो देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। हैंड्स राष्ट्रीय उद्यान को 1936 में लुप्त होने वाले बंगाल बाघ की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। इससे सबसे पहले हैली नेशनल पार्क के रूप में, यानी उसका पुराना नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। जो हैली नेशनल पार्क है उसी को क्या बोला गया है? जिम कॉर्बेट बोला गया है। यह उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। तालों में ताल नैनीताल, बाकी सब तलैया। तो इसीलिए यहाँ पर जो हिल कॉर्बेट जो है आपके नैनीताल है उसमें कौन सा है? जिम कॉर्बेट पार्क स्थित है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, वही आंसर आपको मिल चुका होगा। तो देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? तो आपको आंसर क्या होगा? हैली राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है दोस्तों? इसका नया नाम भी याद कर लीजिए जिम कॉर्बेट का, और दूसरा पुराना नाम भी क्या इसका? हैली। अब यहाँ पर तुम्हें एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये इकलौता एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसके बीच में एक नहर या नदी बहती है। वो कौन सी है? रामगंगा। कौन सी है? रामगंगा। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको एक नदी दो भागों में डिवाइड करती है? या तो उस नदी का नाम पूछ लेगा या फिर आपसे पूछेगा उस पार्क का नाम। तो दोनों ही, तो नदी का नाम क्या है? रामगंगा। और कौन से को? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को या फिर हैली राष्ट्रीय उद्यान को। यहां से इतना डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान के एशियाई खेलों को रखने जाने हेतु किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य का चयन किया है? तो ये क्या है? पालपुर, जो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। क्लियर है? तो वहां पर अब उनको शिफ्ट किया जा रहा है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न क्या रहा है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार तो मैंने भी एग्जाम में दिया हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? मैंग्रोव वन कौन सा है? तो आंसर आएगा भारत में पश्चिमी बंगाल में स्थित सुंदरवन। भारत के पश्चिमी बंगाल में स्थित कौन सा है? सुंदरवन। क्लियर है? तो चलो अब इसके बाद थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन अपन ले लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज क्लास में तुम्हें ऐसी चीज बताऊंगा जो आज तक आपने सीखी होगी। तो देखिए क्या है, पहला ये जो आपको पिक दी रही है यहाँ पर ये वाली झाड़ियां बहुत पाई जाती हैं जहां पर एक बार फंसने पर इंसान जिंदा तो वापस नहीं निकलेगा। ठीक है, देखिए अब क्या कह रहा है यहाँ से, यहाँ पर सुंदरवन विश्व का सबसे मैग्राव मतलब दलदलीय, क्या होता है? दलदलीय। इसका मतलब क्या? दलदलीय, यहाँ पे कीचड़ होता है। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैग्राव क्षेत्र है। इसका कुछ भाग भारत में और कुछ भाग कहाँ है? बांग्लादेश में, यानी ये अंतरराष्ट्रीय में है। ठीक है, सुंदरवन का भारत में आने वाला क्षेत्र गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा पश्चिमी भाग में है, यानी ये दो नदियों के डेल्टाओं से बनता है, एक तो ब्रह्मपुत्र और दूसरा गंगा। तो मैक्सिमम यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो गंगा से ही पूछा जाता है कि गंगा के मुहाने पर बनने वाला कौन सा वन बनता है, तो आपको बता देना सुंदरवन। देखो अब यहां से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है अब की एग्जाम के लिए कि मैग्राव शब्द दक्षिणी अमेरिका की एक आदिवासी भाषा गुआरानी भाषा से उत्पन्न हुआ है। कौन सी? जो साउथ अमेरिका है उसकी एक आदिवासी भाषा है गुआरानी, उससे क्या हुआ है? इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो यहां से इतना आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपका कह रहा है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक मैग्राव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो आपको ये बताना, क्योंकि मैग्राव क्षेत्र कौन सा है भारत में? पश्चिमी बंगाल है, और पश्चिमी बंगाल कौन सा वन बोला गया उसको? सुंदरवन के नाम से जाना गया है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सुंदरवन आ जाएगा। क्लियर है? क्लास में मजा आ रहा है? चलिए स्पीड थोड़ी फास्ट है लेकिन कोई सुनिए दोस्तों, हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने एक क्लास में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गंगा डेल्टा मैग्राव वनों को क्या कहा जाता है? मैंने अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में, तो आपका आंसर क्या आएगा? सुंदरवन आएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो भारत में वर्षा वन
उत्तरी पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। तो आपका उत्तरी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट पर, यहाँ पर दोनों ही मानसूनों से क्या होती है? वर्षा होती है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पर वन होना आवश्यक है? अगर संतुलित बनाए रखना है, पर्यावरण शुद्ध रखना है, तो कितने प्रतिशत पर होने चाहिए? तो आपका आंसर है 33% पर वन होने चाहिए। और अफसोस की बात, ये प्रतिशत लगातार घटता जा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चिपको आंदोलन भारत के किस जिले से, भारत में से उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ? तो ये चिपको आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? उत्तराखंड से। और कौन से? चमोली। कहां से? चमोली। अच्छा, ये चिपको आंदोलन क्या था? मैं लास्ट क्लास में बताया था कि जो उद्योग के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी, तो उसी को रोकने के लिए महिलाएं, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आपने सुना होगा, वो चिपको आंदोलन से तो आपके संबंधित है। तो उनकी अनुगामी में इन्होंने क्या किया? वो पेड़ से चिपक गई थी कि अब काट के बताओ इस पेड़ को आप कैसे काटोगे। तो चिपको आंदोलन उसी से संबंधित है, पेड़ कटाई से रिलेटेड। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? आपको यह बताना है। कौन सा? नंदा देवी जीव मंडल। आपका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। कहां पर? उत्तराखंड। चलो अब इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपन डीपली लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य एक विश्व धरोहर का नाम है, यानी इसे किसके रूप में चुना गया है? विश्व धरोहर के रूप में चुना गया है। अब क्वेश्चन बन गया कब बने चुना गया था? तो आपका आंसर मिलेगा इसी वीडियो में, मिलेगा इसी क्लास में मिलेगा। तो देखिए, यह भारत के उत्तराखंड राज्य के नंदा देवी पर्वत के आसपास कहलाता है। कौन से पर्वत के आसपास का? नंदा देवी, जिसे नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे। सन 1982 में, कौन से में? सन 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, तथा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान सहित 1988 में विश्व संगठन यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में इसे क्या किया गया था? चुना गया था। तो कब चुना गया था? 1988 में विश्व संगठन यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर के रूप में चुना गया था। ठीक है, ये तो विश्व धरोहर हो गया, लेकिन ये बायो से कनेक्टेड है। तो देखिए आगे देखिए, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलकर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है। किसके साथ? फूलों की घाटी और नंदा देवी दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये बायोस्फीयर बनाते हैं। यह रिजर्व यूनेस्को की विश्व बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में सन 2004 में स्थान पा चुका है। कौन सी ईस्वी में? 2004 में। ठीक है, तो यहां से इतना डाउट आपको क्लियर होना चाहिए। दोस्तों मेरी कोशिश है कि टॉपिक से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन हो उसके डीपली से डीपली आपको क्या दे सकूं? इंफॉर्मेशन, ताकि आपकी एग्जाम की कोई सी भी एक इंफॉर्मेशन बाकी न रह जाए। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? लास्ट क्लास में भी अपन डिस्कस करते हैं, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो, लेकिन दोस्तों वो बनाते वक्त जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं यहाँ पे आपके डाल देता हूँ। तो देखिए क्या कह रहा है? भारत में प्रथम तितली उद्यान, तो ये था बनरघट्टा। कहाँ पर? बनरघट्टा कहाँ पर? बेंगलुरु में स्थित है। इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका शुभारंभ 2006 में किया गया था, तत्कालिक प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल द्वारा। ठीक है, ये बात इतना ध्यान रखनी है। तो देखिए क्या कह रहा है ये? देश की पहली तितली पार्क बेनोरघट्टा बायोलॉजिक पार्क बेंगलुरु में स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन 2006 में किया गया था। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मांजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इस मांजुली द्वीप को लेकर बहुत सी गलत इंफॉर्मेशन आपको दे रखी हैं। ये कहता है कि ये नदियों द्वारा सबसे बड़ा द्वीप है, नदियों द्वारा बनाया गया, जो गलत है। तो अमेज़न नदी और साउथ अफ्रीका में ऐसे ऐसे कई बड़े द्वीप हैं जो इससे बड़े हैं। तो आप केवल इतना ध्यान रखिएगा कि माजुली द्वीप किस पर स्थित है। तो माजुली द्वीप असम में स्थित है। और कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। देखिए इसकी इंफॉर्मेशन क्या कह रही है, यहां से देखते हैं। माजुली द्वीप दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी पर है और उत्तर में खैरकुटिया खुटी नामक धारा में अवस्थित है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र की धारा ये, कौन सी? खैरकुटिया खुटी, कौन सी? खैरकुटिया खुड़ी नामक धारा पर क्या है? अवस्थित है, जो इसकी सहायक नदी ही है। किसकी? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
अगला प्रश्न कह रहा है इंपोर्टेंट, मैं दो घाटियों के बारे में आपसे हमेशा जिक्र कर सकता हूं। तो पहले जिक्र मैंने आपको फूलों की घाटी कर चुका हूं, वो कहां पर स्थित है, वो आपके उत्तराखंड में स्थित है, देहरादून गढ़वाल में। और अब दूसरी घाटी आ गई मौन घाटी। देखिए मौन घाटी यानी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, तो आपका आंसर होगा केरल। ये कहां पर स्थित है, केरल में स्थित है। चलो इसकी थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्या कहता है इसकी इंफॉर्मेशन, क्या इंपोर्टेंट है। साइलेंट वैली यानी मौन घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के दक्षिणी भारत के केरल राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है, केरल राज्य में। पालमकड़ जिले में स्थित यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जो नीलगिरी पर्वत पर है। कहां पर, नीलगिरी पर्वत की श्रेणियों में आता है, पर्वत श्रेणी की श्रृंखलाओं में आता है। क्लियर है, तो यहां से कहां पर स्थित है, ये केरल राज्य में स्थित है। यहां से इतनी डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले देखिए, भारत में समुद्री गाय किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जिसे नील गाय, अपन नील गाय भी कहते हैं ना, तो समुद्री गाय किस में, तो ये बात है भारत में समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी, कौन सी, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, तो बायो रिजर्व कौन सी, मन्नार की खाड़ी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित की गई। ध्यान रखना, प्रथम पूछा है, यहां कंफ्यूज मत होना। तो देखो, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना सन 2008 में प्रकाशित की गई। कौन सी सन में प्रकाशित की गई है, 2008 में। भारतीय जलवायु परिवर्तन की प्रथम, तो इसको क्या होता है, NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म, NAPCC की फुल फॉर्म। इसको भी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या रहा, विश्व का सबसे बड़ा, क्वेश्चन आया है सीटेट में, ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश कौन सा है, जो सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है। तो विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन कौन सा है, चीन है। जिसने क्या दिया है, अभी कोरोना वायरस दिया है, जो सबको रुला रहा है वही है चीन देश। तो चीन है, इसकी वैश्विक कार्बन उत्सर्जन 28% क्या है, हिस्सेदारी, यानी टोटल जो कार्बन उत्सर्जित होता है उसका कितना प्रतिशत, 28% अकेले कहां से उत्सर्जित होता है, चीन से उत्सर्जित होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आप कर लीजिए इसको इंपोर्टेंट। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, तो दोस्तों आपका पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो। कहाँ पर, रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है, पश्चिमी बंगाल पर है, सॉरी पश्चिमी ब्राजील पर है, सॉरी। देखिए पर्यावरण के में प्रदूषण के कारण पूरी पृथ्वी दूषित हो रही है। वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि स्थिति बनी रही तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिनमें पृथ्वी के प्राणियों एवं वृक्षों पर बने रहना कठिन होगा। इससे प्रकार भविष्य में मानवता सभ्यता का जीवन कठिन खतरे में पड़ सकता है। इसके मद्देनजर रखते हुए 1992 यानी 1992 में ब्राजील के, कौन से, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में 172 देशों ने पृथ्वी सम्मेलन का क्या किया था, आयोजन किया गया था। कौन से में, 1992 में। हाँ, कितने देशों ने, 172 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। और इसके बाद जो इसका जो सम्मेलन हुआ था वो कितना हुआ था, 2002 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, ये हुआ था दक्षिणी अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग शहर जो उसके, वहां पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था लास्ट बार। ठीक है, और इनका मुख्य काम क्या है, पर्यावरण को संरक्षण करना है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों हो सकता है, उम्मीद करता हूँ इस बार एक एग्जाम में आएगा। डाप्सन इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आपको ये बताना है। तो डाप्सन का ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो देखिए क्या कह रहा है, इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन, डाप्सन क्या है, सन 1928 से 1958 के बीच डॉप्सन ने दुनिया भर में ओजोन की निगरानी केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जो आज तक काम करता है। ओजोन की मात्रा की सुविधाजनक इकाई का नाम डॉप्सन के सम्मान में
डॉप्सन ही इकाई रख दिया गया है। किसके सम्मान में? डॉप्सन, क्योंकि उन्होंने उसकी निगरानी की थी कि जो आजकल ओजोन पे 2 छेद हो गए हैं, उनकी निगरानी की, ओजोन को कैसे बचाया जाए, तो उन्हीं के सम्मान पे इसका मात्रक क्या रख दिया गया है? डॉप्सन रख दिया गया है। और डॉप्सन किसकी है? ओजोन परत की मोटाई नापने के काम आती है, यानी O3 की मोटाई नापने के काम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व की ग्रीन हाउस गैसों में भारत का अधिभाग कितना है? कि ग्रीन हाउस में तो भारत का कितना प्रतिशत है? 5%, जो अब बढ़कर लगभग 6% हो चुका है। ध्यान रखिएगा, 5 से 6% इसका अविभाज्य है। और अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपकी क्लास का आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किस सम्मेलन में उपजी है? बहुत ही ज्यादा। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किस सम्मेलन में उपजी? तो कार्बन क्रेडिट की संकल्पना क्योटो प्रोटोकॉल 1957 से उत्पन्न हुई है। कौन सी? प्रोटो प्रोटो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी आज क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। अब अगली क्लास लेकर जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।